नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस विशेष एपिसोड में, जो कि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष के आगमन पर आपके बीच में लेके आ रहा हूं। और सबसे पहले आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और संवत 2080 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वर्ष आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो, अत्यंत शुभ फलदायी हो, यही ईश्वर से कामना है। दोस्तों, हिंदू नव वर्ष की जो प्रतिष्ठा है वो इस बात से है कि ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि पहले दिन ही की थी, इसी दिन। और उसी के परिप्रेक्ष्य में इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से, जब से पंचांगों का निर्माण होना शुरू हुआ है, तब से हिंदू नववर्ष की पत्रिका की विवेचना की जाती है। और पहले के समय में तो वर्ष भर का जो भविष्य फल है वो ज्योतिषियों के पास लोग जाते थे और पहले दिन ही जाते थे, नव वर्ष के पहले दिन, प्रथम दिन, और अपने भविष्य फल को वो सुनते थे और उसके आधार पर आगे के साल का पूरा वो निर्णय करते थे, अपनी प्लानिंग करते थे। तो ये दिन वर्षों वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है भारतीय समाज में। और आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम है पिंगल, नाम का ये संवत्सर है। और पिंगल नाम के संवत्सर का फल ये होता है कि इसमें राजा जो होता है वो बली होता है और शत्रु के भूमि का भी वो उपभोग करता है। और इसके अलावा एक भय का निर्माण भी समाज में रहता है। इस तरह की बात पिंगल नाम के संवत्सर के फलादेश में हमारे ग्रंथों में बताई गई है। इस वर्ष का जो राजा है इस वर्ष के, वो हैं बुध, क्योंकि बुधवार के दिन से ये नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है दिनांक 22 मार्च को। और राजा हैं बुध और मंत्री हैं शुक्र। तो राजा बुध के होने से, चूंकि बुध राजकुमार हैं और अब वही राजा के रोल में रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समय है ये अच्छा गुजरने वाला है, ये वर्ष। और वर्षपति बुध होने से वर्षा अच्छी होती है, फसलें भी अच्छी होती हैं, ये बताया गया है शास्त्रों में। और समाज में, दुनिया में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। लेकिन मंत्री शुक्र के होने का फल ये होता है कि फसलें जो होती हैं वो टिड्डी दल के आक्रमण से, कीट पतंगों के आक्रमण से, ओलावृष्टि से, इस तरह की चीज़ों से फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। तो शुक्र का मंत्री होने का जो फल है वो खास अच्छा नहीं है। और इस वजह से इस वर्ष फसलों के मामले में फसलें कुछ खराब होंगी। इस वर्ष का जो, जब कुंडली हम बनाते हैं, वर्ष प्रवेश की कुंडली जिसे कहा जाता है, तो वो वर्ष प्रवेश की कुंडली वृश्चिक लग्न की बन रही है। और वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में मंगल जो लग्न के मालिक हैं वो 8वें स्थान पे बैठ रहे हैं। इसके अलावा 4 ग्रहों का विशिष्ट योग आप देख सकते हैं। ये योग जो है वो बन रहा है पंचम भाव में, और पंचम भाव में 4 ग्रहों का विशिष्ट योग, जिसमें सूर्य हैं, बुध हैं, गुरु हैं और चंद्र हैं। इसके अलावा शुक्र और राहु की स्थिति 6वें भाव में है। शनि देव स्वग्रही होके शश योग बनाते हुए 4थे भाव में विराजमान है। और केतु की स्थिति जो है वो 12वें भाव में है। तो ये जो वर्ष प्रवेश की जो कुंडली है वृश्चिक लग्न की, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि जब वर्ष प्रवेश की कुंडली का लग्न जो है वो वृश्चिक होता है तो पश्चिम के क्षेत्रों में देश के दुर्भिक्ष होता है। वहाँ पर वर्षा अनियंत्रित हो या अन्य किसी कारण से वहाँ पर अकाल की स्थिति का सामना, अनाज की कमी की स्थिति का सामना करना पड़ता है पश्चिम के क्षेत्रों में।
उसी प्रकार उत्तर के क्षेत्र में बाढ़ या तेज हवाएं चलना, तूफान आना, इस तरह की चीज़ों से परेशानी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में अगर हम इसको आइए एक एक करके एनालाइज करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह का प्रभाव आपके हमारे देश के ऊपर पड़ने वाला है इस कुंडली के कारण। दोस्तों, वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में सबसे पहली बात कि सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा की जो युति बन रही है पंचम स्थान में, ये कहीं ना कहीं राजयोग कारक है, जो कि ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि राजा के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोई इंटरनेशनल अवार्ड या कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि राजा जो है, चूंकि लग्नेश अष्टम में है और दशमेश भी अष्टमेश के साथ हैं, तो ये बता रहा है कि राजा को यानी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर, इस वर्ष में स्वास्थ्य की कुछ तकलीफ उनको जरूर आने का खतरा हमें दिखाई देता है। दूसरी बात यह है इस कुंडली की कि शनि जो है चौथे भाव में मजबूत होकर बैठे हुए हैं, और चौथा भाव जो होता है कुंडली का वो होता है विरोधी दलों का। तो इसका मतलब है कि विरोधी दलों का एका आगे जाके थोड़ा बढ़ सकता है और उनकी जो अभी की स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ वो पाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा तात्पर्य कदाचित ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे या वो ही जीत जाएंगे, इस तरह कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि चतुर्थ भाव में विराजित हैं शनिदेव, तो इसका तात्पर्य यह है कि विरोधी दलों के प्रभाव में वृद्धि होगी, उनकी एकता में वृद्धि हो सकती है। राहु का छठवें भाव में मंगल की राशि में होना और साथ में शुक्र का होना महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार इस वर्ष बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं महिलाओं से संबंधित, किसी महिला से संबंधित या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, जो कि हम सभी को परेशान करे मानसिक रूप से, और ये परिस्थितियां आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। युद्ध की अगर बात हम करें तो ये वर्ष जो है वो चूंकि छठवें भाव में राहु बैठे हुए हैं और सातवां भाव जो है पड़ोसी का भाव है, उसका स्वामी इस राहु के साथ शुक्र देव बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पड़ोसी जो हैं, पड़ोस के जो देश हैं, उनमें कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी, बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, या विशेष करके इन दो देशों में आर्थिक समस्याएं, तो चीन, भूटान और बांग्लादेश, इनमें कोई अन्य समस्या पड़ोसियों को परेशान करती रह सकती। कुल मिला के हमारे पड़ोसियों के लिए ये वर्ष अच्छा दिखाई नहीं देता है। और इस वर्ष सीमा पर विवाद की स्थिति भी हमको निश्चित रूप से दिखाई देगी। हालांकि युद्ध तक वो परिस्थितियां पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन विवाद निश्चित रूप से बना रहेगा, गहराता रहेगा। और इंटरनेशनल फ्रंट पे जब हम मेषार्क लग्न की विवेचना करते हैं, जो कि सिंह लग्न है, मेषार्क लग्न, और उसका स्वामी बुध और राहु के साथ नवम स्थान में बैठा, हालांकि उच्च का है, तो ये बताता है कि मेषार्क लग्न में के कारण विश्व में आपसी तनातनी बढ़ जाएगी, और विशेष करके विश्व के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी क्षेत्र है, उधर हमें समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा जो उसका डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि
पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उधर भी समस्या दिखाई देती है। ईरान और इज़राइल के बीच में कन्फ्रंटेशन बढ़ सकते हैं। चाइना और ताइवान के बीच कन्फ्रंटेशन बढ़ सकते हैं। तो ये वर्ष जो है मेषार्क लग्न के हिसाब से ये बता रहा है कि विश्व के समुदाय में युद्ध की परिस्थितियां भड़केंगी और इसका कहीं ना कहीं दो चीज़ों से इनडायरेक्ट कनेक्शन मिलता है हमको। पहली चीज़ आर्थिक स्थिति के मामले में, जैसा हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है। वर्ष 2022 में मई जून में ही हमने एक वीडियो डाल दिया था जिसमें आर्थिक स्थिति बिगड़ने की बात कही गई थी और आप देख सकते हैं। और हमने विशेष करके मार्च अप्रैल से ही कहा था और आप देख सकते हैं अमेरिका में बैंकों के डूबने की सीरीज शुरू हो चुकी है। सोना, उसके प्रभाव के कारण हमने सोने पे भी एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने 60,000 के आसपास उसके पहुंचने की बात कही थी। कल ही सोना 60,000 का लेवल क्रॉस कर गया है और अगर अभी से ये हाल है तो मैं आपको बताऊं कि 80,000 तक भी सोना जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाली परिस्थितियां काफ़ी विषम दिखाई देती हैं, जब विशेष करके गुरु और राहु का चांडाल दोष 22 अप्रैल से अक्टूबर अंत तक बनेगा। तो मेषार्क लग्न भी यही बता रही है कि विश्व के राष्ट्रों में तनातनी होगी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा डामाडोल होगी। ऐसे देश जो कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, जैसे भारत भी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है, ऐसे ही देश अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे। और जो देश दूसरों पे निर्भर हैं, जैसे कई कंट्रीज़ की एक इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म से चलती है, किसी की इस तरह से अगर जो कुछ देशों की इकोनॉमी चलती है दूसरों पे निर्भर होके, उन देशों के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, भूखमरी तक की नौबत भी आ सकती है। तो ये जो समय है दोस्तों इस वर्ष का, ये भारत के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना दुनिया के अन्य देशों के लिए, विशेष करके पश्चिम के लिए, यूरोप के लिए ये जो परिस्थितियां हैं काफ़ी विपरीत मुझे दिखाई देती हैं। और हमारे पड़ोसी के लिए भी, यानी कि पाकिस्तान के लिए भी ये परिस्थितियां काफ़ी विपरीत इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि कर्क राशि के प्रभाव में वो आते हैं और कर्क राशि जो है वो विशेष करके अक्टूबर तक उनकी परिस्थितियां, अक्टूबर 2023 तक मुझे बहुत ही खतरनाक और परेशानी वाली दिखाई देती हैं। तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के मामले में बैंकों को, भारतीय बैंकों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले के भी अपने वीडियोस में बार बार आपको बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति, और जब बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित होंगे तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ परेशानी उजागर होगी। ये बात आप देखिएगा, मेरी नोट कर लीजिए आप। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर को बहुत प्रॉपरली गवर्न करने की ज़रूरत है हमारे देश में भी। इसके अलावा लग्नेश, जैसा कि वर्ष प्रवेश कुंडली का लग्नेश मंगल है और वो माफ़ कीजिएगा, और वो अष्टम स्थान में आ रहा है, तो ये बात ज़रूर इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या भूकंप या इस तरह की सुनामी या इस तरह के किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण परेशानियां जो है इस वर्ष भी जारी रहेंगी। और इस वर्ष पिछले वर्ष से, वर्ष 2022 से ज़्यादा परेशानियां दुनिया को, समाज को, भारत को भी देखना पड़ेगा। तो कुछ मामलों में ये अच्छा है, ये वर्ष जो है, जैसे कि अगर हम कहें तो स्पेस के रिसर्च के मामले में अच्छा है ये वर्ष धार्मिक मामलों में अच्छा है। धार्मिक जो संगठन है वो बलवती होंगे और धर्म के मामले में निश्चित रूप से देश में
कुछ बड़े रिफॉर्म्स, कुछ बड़े अच्छी बातें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा दशम स्थान कर्म स्थान का स्वामी भी राजयोग में इन्वॉल्व है, तो जैसा मैंने राजा के बारे में कहा उसी तरह से नौकरियों के मामले में भी ये जो वर्ष है ये अच्छा जाने वाला है। तो नौकरियों के अवसर भी आ सकते हैं। नौकरी के मामले में कोई डिसीजन भी लिया जा सकता है, क्योंकि 6वें स्थान पे राहु की स्थिति ये बताती है कि रिटायरमेंट एज हो या इस तरह के मामलों में कुछ परिवर्तन भी करने के बारे में सरकार सोच सकती है। शनि की स्थिति जहां पर स्वग्रही शनि है, तो पेट्रोलियम के दाम कम हो सकते हैं, पेट्रोलियम के दामों में कुछ कमी आ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो वर्ष 2023 यानी कि संवत्सर 2023, जिसे पिंगल नामक संवत्सर कहा जा रहा है, उसके विषय में मैंने आपसे बताई। और जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे राशिफल के वीडियोस में आपको इंडिकेट किया है, फिर से मैं ब्रीफ में 16 मिनट का वीडियो हो गया है, ब्रीफ में मैं आपको राशियों के बारे में बताता हूं, और इसमें तत्व के आधार पर मैं राशियों की विवेचना करूंगा। सबसे पहले अग्नि तत्व की जो राशियां हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु, इनके लिए बृहस्पति की स्थिति कुछ दिन में ही मेष राशि में आने वाली है, तो उसके बाद से आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए, या अगर आपकी लग्न इनमें से कोई है, तो ये जो संवत्सर है ये आपके लिए विशेष करके अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे प्रभाव और परिणाम लेके आएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी, और संतान के मामले में शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, हर तरह से शुभता आपकी होगी। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि अपने धन का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में करना है, अन्यथा गलत जगह धन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसका जरूर ध्यान रखें। और संतान के मामले में अगर उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है तो उनका भी ध्यान रखें। इसके पश्चात जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं जैसे कि वृषभ, कन्या और मकर, इनके लिए ये जो संवत्सर है इसमें बृहस्पति की स्थिति, जैसा कि मेष में बृहस्पति चले जाएंगे, तो अप्रैल के महीने से आपके लिए अक्टूबर तक कुछ धन से संबंधित जितना अच्छा आपका टाइम चल रहा था उसमें थोड़ी बाधाजनक योग आता हुआ दिखाई दे सकता है अप्रैल से अक्टूबर तक। लेकिन अक्टूबर के बाद पुनः अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक जो इस संवत्सर का ही फल मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए वहीं तक बताऊंगा। तो अगले संवत्सर के आते तक राहु की स्थिति की वजह से आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। अचानक बड़े लाभ आपको अक्टूबर से अगले मार्च के बीच में मिलेंगे, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। वो समय आपके लिए हर तरह से सकारात्मक होगा। शनि की स्थिति स्वग्रही होने की वजह से शनि का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। रूटीन आप एक डेवलप करने में सफल हो सकते हैं, डेली रूटीन अपना एक अच्छा बना सकते हैं। इसके पश्चात मिथुन यानी कि वायु तत्व की जो 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इनके लिए ये जो समय है अभी से लेके अक्टूबर तक का समय, ये इनको सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह वगैरह करवा सकता है ये अक्टूबर तक। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपको अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, तो अचानक आपके अच्छे योग बनेंगे, फॉरेन जाने के योग बन सकते हैं अगर आपकी लग्न या राशि मिथुन, तुला या कुंभ में से कोई एक है तो। इसके अलावा अक्टूबर के बाद राहु की स्थिति बदलेगी और राहु चले जाएंगे मीन राशि में, तो वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। और ये जो परिवर्तन है ये अपेक्षित होगा
आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा, लेकिन आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की। तो ये अगले संवत्सर आते तक का फल इन 3 राशियों के लिए, इन 3 लग्नों के लिए। अंत में जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए ये जो अक्टूबर तक का समय है इस संवत्सर में, ये समय कुछ कठिनाइयां लेके आ रहा है, क्योंकि गुरु की स्थिति, जैसे विशेष करके वृश्चिक राशि के लिए 6वें भाव में गुरु चले जाएंगे, तो कोई लोन वगैरह आपका रीपेमेंट करना हो वो सब कर सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। कर्क के लिए इसी तरह से कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं थी, नौकरी नहीं लग रही थी या नौकरी बदलना चाह रहे थे, नौकरी के मामले में सकारात्मक परिणाम देगा ये संचरण अक्टूबर तक। इसी प्रकार मीन राशि के लिए धन की आवक को बढ़ाने वाला होगा और कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट, कोई अच्छा धन का संचय आप अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो अक्टूबर तक का जो समय है वो अच्छा है एक तरह से। सिर्फ वृश्चिक के लिए थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा, और बाकी उसके बाद अक्टूबर के बाद राहु की स्थिति बदलेगी, और राहु की स्थिति बदलने से राहु आपके पंचम स्थान में वृश्चिक के, कर्क के लिए नवम में, और मीन के लिए आपकी लग्न या राशि पर ही आ जाएंगे। तो राहु का ये जो संचरण है ये शुभ प्रभाव देगा आपको, त्रिकोण में अपना शुभत्व प्रदान करेगा। आपकी बुद्धि जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, आप काफ़ी अच्छे से मैनेज करेंगे अपनी समस्याओं को, और बहुत ही समाज में सफलता प्राप्त करेंगे अक्टूबर के बाद। तो ये था तत्व के आधार पर आपकी राशियों का फल, और आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।